अकबरनामा और बादशाहनामा। मुगल काल के जो इतिहास की जब बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंची हुई जानकारी के बारे में तो अकबरनामा और बादशाहनामा है। दोनों की पांडुलिपि औसतन 150 पूरे या दोनों पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारियों के दृश्य और अन्य दृश्य भरे हुए हैं। बात करते हैं हम अकबरनामा की। सबसे पहले अकबरनामा के जो इतिहासकार थे अबुल फजल, मूलतः जिन्होंने फारसी में यह पुस्तक लिखी, और अकबरनामा का सबसे महत्वपूर्ण चित्रित इतिहासों की यदि बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसको लिखने का काम अबुल फजल ने 1589 में प्रारंभ किया। ये आपको जानना चाहिए कि अपने शासन के लगभग 30 वर्ष के बाद अकबर के जो शाही इतिहासकार थे, जिनका नाम अबुल फजल था, उसने यह लिखने का काम प्रारंभ किया और 13 साल तक ये कार्य चला और 1602 में अकबरनामा के लेखन का कार्य पूरा हुआ। यानी अच्छी बात यह है कि अकबर के शासन की जानकारियां तुरंत ना लिख करके उसका विवेचन भी संभव हो सके, ऐसी संभावना इसमें दिखती है, क्योंकि ये शासन के 30 वर्ष के बाद लिखा गया। ये जो 13 साल हैं, इस अवधि में इस ग्रंथ के प्रारूप में अनेक संशोधन हुए, बल्कि 5 संशोधन हुए। सच्चाई तो ये कहती है कि 5 संशोधन हुए, 5 बार इसमें बदलाव किए गए, त्रुटियों के कारण या किसी अन्य खामियों के कारण। अकबरनामा की जो विषय वस्तु है आखिर क्या है? प्रमुख घटनाओं का वास्तविक विवरण, दूसरा शासकीय दस्तावेज, और तीसरा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाण। ये जो सब है, ये वास्तव में एक तरीके से साक्ष्य के रूप में भी काम करते हैं। जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाण ये एक तरीके का साक्ष्य भी है। अकबरनामा मूलतः 3 भागों में विभक्त है, जिसे हम 3 जिल्द कह सकते हैं। पहली 2 जिल्दें, पहली 2 भाग इतिहास, और तीसरा जो भाग है वह आईने अकबरी का है। पहले भाग में आदम से लेकर अकबर तक के खगोलीय काल चक्र का, मानव जाति के इतिहास का विवरण है, जो लगभग 30 साल का है, 30 वर्षों का। ये पहली जिल्द में है। दूसरे में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है, यानी तत्कालीन इतिहास उसमें दिया हुआ है, और ये यहीं पे समाप्त हो जाता है, दूसरा वाला जो है। और अगले साल ही अर्थात 1602 में अबुल फजल शहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया, और सलीम के सहयोगी वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। और अबुल फजल की हत्या के बाद इनायत उल्लाह नाम के व्यक्ति ने तकमील अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसके 3 भाग हैं, और तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। उसका काल भी आपको बताया गया है, और दूसरा वाला जो भाग है वो 46वें वर्ष में, अकबर के शासन काल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है।
अकबरनामा को लिखा कैसे गया है, दूसरे शब्दों में लिखने की जो शैली है वह किस तरह की है। अकबरनामा जो राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं, उस समय के काल को उस समय के साथ विवरण देने की, साथ ही साथ विवरण देना, उसको एक्सप्लेन करना, ये पारंपरिक जो ऐतिहासिक तरीका है उसी दृष्टिकोण से लिखा गया है। लेकिन लेखन में नवीन विधि का प्रयोग भी परिलक्षित है, दिखाई देता है। एक नया तरीका उसमें दिखता है, जैसे कि तिथियों और समय के साथ साथ जो होने वाले परिवर्तन हैं, किसी तारीखों में और समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख किए बिना ही अकबर का जो पूरा साम्राज्य है, वो साम्राज्य का भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण, पूरा सभी पक्षों का उल्लेख कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबरनामा की लेखन शैली में जहां पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण परिलक्षित है, वहीं दूसरी ओर कुछ नवीन शैली का भी उपयोग किया गया। हमें ये याद रखना चाहिए कि आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा का तीसरा जिल्द है या तीसरा दफ्तर कह सकते हैं, उसमें मुगल साम्राज्य का प्रस्तुतिकरण भिन्न भिन्न आबादी के साथ, भिन्न भिन्न मिश्रित संस्कृति के साथ अच्छे से दिखाया गया है। उसमें ऐसा साफ दिख रहा है उसकी रचना से, आईने अकबरी से, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की आबादी बची हुई है। साथ ही उसमें यह भी दिखाई देता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण हो रहा है, एक दूसरे के साथ विकसित हो रही हैं, एक दूसरे के साथ बढ़ते हुए एक मिश्रित संस्कृति सामने आ रही है। यह आईने अकबरी से स्पष्ट दृष्टिगोचर है। इसमें हिंदू धर्म, जैन अनुयायी, बुद्ध के अनुयायी और मुसलमान, ये सभी लोग साथ साथ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सुकून देता है इस आईने अकबरी को पढ़ने के बाद। जहाँ तक कि जो अबुल फजल की लेखन शैली की बात करें तो ये बड़ी अलंकृत है। आखिर ये क्यों न हो, यह सरकार के द्वारा प्रायोजित एक योजना थी, प्रोजेक्ट था, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि इसकी भाषा बहुत अलंकृत हो और अत्यंत ही मीठी हो। लय और कथन शैली को काफ़ी महत्व दिया गया है, बोलने के तरीके को उसमें काफ़ी महत्व दिया गया है और विस्तृत करने के तरीके को काफ़ी महत्व दिया गया है। और क्योंकि इस भाषा के, इसकी भाषा जो है वो इस तरीके की है कि फारसी में लिखे होने के साथ इसका जोरों से पाठ करना होता था, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो दस्तावेज के रूप में है, फरमान के रूप में है, आदि आदि। तो निश्चित रूप से भाषा शैली, कथन शैली, लय, ये ऐसा है कि ऊंची आवाज़ में इसे पढ़ा जाता था और इसलिए ये आवश्यक था कि एक थोड़ा अलग ढंग की इसकी शैली रहे। और ये जो भारतीय फारसी शैली से हम कह सकते हैं, ये भारतीय फारसी शैली को सम्राट का, तत्कालीन शासन का, उसका भी संरक्षण मिला हुआ था। बादशाहनामा, बादशाहनामा ये अकबर के बाद जो शासक आए, शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां, उनके द्वारा, उनके काल की रचित पुस्तक है बादशाहनामा। फजल का जो शिष्य है, अब्दुल फजल का जो शिष्य था, जिसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी, एक बहुत सुयोग्य शिष्य था, बहुत अच्छा
कौशल था उसको, लिखने का कौशल और समझने का भी, तो उसे शाहजहां ने इस खास उद्देश्य से उससे प्रभावित होकर उसको यह एक जिम्मा सौंपा था कि शाहजहां के अपने काल के इतिहास को उसी शैली में वह वर्णित करे जिस शैली में अकबरनामा लिखा गया है। दूसरे शब्दों में, अकबरनामा के नमूने के रूप में शाहजहां काल को लिखने का जिम्मा अब्दुल हमीद लाहौरी को शाहजहां ने दिया, जो स्वयं अबुल फजल का शिष्य था। याद रहे कि इस प्रकार ये भी बादशाहनामा जो लिखी गई शाहजहां काल के विवरण को लेकर, ये भी एक तरीके से सरकारी प्रायोजन ही हो गया, एक तरीके से सरकारी लेखनी ही इसमें चली, और इस प्रकार सरकारी इतिहास ही बना। इस पुस्तक के भी 3 जिल्द बनाए गए, यानी 3 भागों में, 3 दफ्तर में ये लिखी गई। जो पहला जो 2 भाग है वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने पहले 2 दशक के काल को लेकर लिखी है। 10-10 वर्ष में बांटा है शाहजहां के काल को, 10-10 वर्ष के खंडों में, तो 2 दशक यानी 20 वर्ष का काल तो उसने पहले 2 जिल्दों में लिख दिया। 10 वर्ष के इस विवरण को यानी 1627 से 1647 ये तो उसमें मिल गया। दुर्भाग्य से आगे की रचना लाहौरी स्वयं पूर्ण नहीं कर पाया, क्योंकि वह स्वयं ही काफ़ी वृद्ध हो चला था, असमर्थ था। तो शाहजहां ने कालांतर में अपने वजीर सादुल्ला खान को अनुरोध किया और उसके माध्यम से इसका संशोधन भी हुआ। और फिर उसके बाद वृद्धावस्था में जब अब्दुल हमीद लाहौरी स्वयं लिख नहीं पाया, तो तीसरे जिल्द को पूर्ण करने का काम मोहम्मद वारिस नाम के व्यक्ति ने किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बादशाहनामा, जो स्वयं भी अबुल फजल की अकबरनामा जैसी एक सरकारी योजना थी, उसके लिए भी विभिन्न लोगों का सहयोग लिया गया। और जो मूल लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी, वे स्वयं इसे पूर्ण नहीं कर पाए, तो उसके बाद अन्य लोगों की मदद से शाहजहां के बचे हुए काल को यानी तीसरे दशक को किसी प्रकार इसमें पूरा किया गया। अंग्रेज प्रशासकों के लिए जो औपनिवेशिक काल था, जिस समय उन लोगों ने उपनिवेश बनाने शुरू किए या उपनिवेश बनाते गए, उस काल में अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को भली भांति समझने के लिए ये बहुत जरूरी था अंग्रेजों का कि वो भारतीय इतिहास का अध्ययन करें और उपमहाद्वीप के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करें, ताकि वे समुचित तरीके से, अपेक्षित तरीके से साम्राज्य पर शासन कर सकें। इसलिए उसे उनके लिए अत्यावश्यक हो गया था कि भारत के इतिहास, भारत के जो विभिन्न पहलू हैं संस्कृति के, उसकी जानकारी लें। इसी उद्देश्य से वे लोग क्या करने लगे कि अभिलेखागारों की स्थापना करने लगे। 1784 में सर विलियम जोन्स, ये नाम आपको याद रखना होगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है। 1784 सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ये जो सोसाइटी है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल इसलिए नाम दिया है क्योंकि मूलतः उस समय अंग्रेजी शासन जो था वो कलकत्ता से, बंगाल से चलता था, और उनका जो डायरेक्ट कंट्रोल था, प्रत्यक्ष जो कंट्रोल था, वो बंगाल में था। तो सोसाइटी ने अनेक भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का भी जिम्मा लिया। तो इस प्रकार एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक ऐसी संस्था बन गई जिसने पांडुलिपियों का अंग्रेजीकरण
अंग्रेजी अधिकारियों के लिए निकालने का जिम्मा संभाला और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर प्रकाशित किए। लेकिन यह हुई बात 19वीं शताब्दी में, काफी समय इसमें लग गया। 20वीं सदी के आरंभ में हेनरी बेवरेज, उसने बहुत प्रयास किए और कई वर्षों के प्रयास के बाद अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद अंततः निकालने में सफल हो गया, जो फारसी में मूलतः लिखी गई थी। दुर्भाग्य से बादशाहनामा को इसके पूर्ण रूप में अभी तक अनुवादित नहीं किया जा सका है। अभी तक इसके केवल कुछ भाग ही अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और उसी का उपयोग पश्चिमी जगत के इतिहासकारों द्वारा तत्कालीन काल, समाज, शासन को समझने में किया जा रहा है।